नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शहर में फैल रहे आई फ्लू व डेंगू बुखार को ध्यान में रखते हुए नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी के विभिन्न पार्कों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और उनके साथ उपस्थित अधिकारियों को पार्कों में जल भराव को तुरंत निकालने के दिशा निर्देश जारी किए। सोमवार को विधायक घनश्याम सर्राफ सुबह सवेरे भिवानी शहर के दौरे पर निकले। उन्हें शिकायत मिल रही थी कि शहर के पार्कों में पानी भरा है। लोगों को सुबह सवेरे सैर करने में दिक्कत आ रही है। कई कॉलोनियों में भी जल भराव है। सड़कों के किनारे पर पानी एकत्रित होने के कारण डेंगू फैलने की ज्यादा आशंका है। इस पर विधायक ने नेहरू पार्क का निरीक्षण किया। पार्क में गंदा पानी जमा था। लोगों ने इस बात की शिकायत विधायक घनश्याम सर्राफ से की। विधायक घनश्याम सर्राफ जब नेहरू पार्क पहुंचे, उन्होंने देखा कि पार्क में गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के किनारों पर पानी जमा होने के कारण डेंगू फैलने के ज्यादा कारण हो सकते हैं। विधायक घनश्याम सर्राफ ने तुरंत मामले के बारे में अतिरिक्त उपायुक्त को फोन किया और निर्देश दिए कि तुरंत पार्कों की सफाई करवाई जाए तथा जल्द ही व्यवस्था में सुधार किया जाए। बस आप बताओ। चलो जी, चलते रहो, वहाँ देख लो जी। अभी नेहरू पार्क के अंदर हूँ। इसमें अनचाहा पानी भरा हुआ है और साधन अभी तक इनकी सफाई का कोई हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि नगर परिषद इसको स्वतः संज्ञान में ले और जो भी डीएमसी है या जो हमारे प्रधान हैं वे सारे मिलकर इस काम को जल्द से जल्द पानी निकलवाने का काम करें। माली को यहाँ पे छोड़ दें और माली के छोड़ने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए मैं इन सब से कहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द एक हफ्ते में पूर्ण हो जाना चाहिए। सर, आपके जो है अभी बात भी हुई है डीएमसी से, किस प्रकार के आदेश आपने दिए और उन्होंने क्या कहा है? मैंने तो ये कहा कि पहले पानी निकालो, उसके बाद की बात दूसरी है। माली लगाना है, माली लगाओ, और कोई लगा रखी है टीम तो उसको बारे में बताएं, जिससे के माध्यम से इसकी सफाई व्यवस्था बन सके और पार्क में जो चारों तरफ गंदगी का आवरण है उसको हटाया जा सके। लोगों ने क्या शिकायत सर आपके आगे की है? लोगों ने यही शिकायत की, एक तो पानी भरने की समस्या, दूसरी सफाई की व्यवस्था और तीसरी माली का यहाँ पे न होना। ये सारी समस्याओं की जड़ है। इसको लेकर हम आगे निकलें और इसको ठीक करवाने का काम करें। सोमवार को धर्मसेना पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके देश के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस मौके पर धर्मसेना सदस्यों ने कहा कि 4 जून 1940 को उधम सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि सरदार उधम सिंह का सर्वोच्च बलिदान और उनका मातृभूमि के प्रति समर्पण व त्याग यह देश सदैव याद रखेगा। सभी को देश की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए ऐसे महान क्रांतिकारियों की शहादत और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ ही धर्मसेना उनके जन्म दिवस पर 51 पौधे लगाएगी, यह बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों द्वारा दिखाए गए त्याग, बलिदान और देशभक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। कुछ लोग तो अपने लिए संघर्ष करते करते जीवन खपा देते हैं, कुछ लोग अपनी औलाद के लिए संघर्ष करते जीवन खपा देते हैं, लेकिन इन महापुरुषों ने देश और समाज धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। हमें इनके पदचिन्हों पर चलकर और देश के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा नाम बलवान सिंह आर्य, धर्मसेना प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस मनाया है। धर्मसेना हर साल जब से बनी है 2008 से लेकर के आज तक सभी शहीदों को सम्मान देती है, उनकी शहीदी दिवस, उनकी जयंतियाँ मनाती है, ताकि हमारे नौजवानों को शहीदों के जो काम थे उनकी प्रेरणा मिले और हमारे जो नौजवान साथी हम शहीदों के बारे में उनकी विचारधारा को लेकर देश के लिए, भविष्य के लिए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए धर्मसेना ने आज शहीद उधम सिंह को सत सत नमन किया है। उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके सभी साथियों ने
आज शहीद उधम सिंह का बलिदान। हमने उनको याद किया है और धर्मसेना के नेतृत्व में उनके बैनर के तले, और हर साल हम इनकी इसी प्रकार याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, उनके जन्म दिवस पर। और मैं युवाओं को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा, हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चले ताकि देश और हमारे प्रदेश की रक्षा हो सके। जिस प्रकार उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, तो हमारे युवाओं से यही संदेश है। और एक संदेश वो रहेगा कि हम आज उनके जन्मोत्सव पर 51 पौधे लगाएंगे धर्मसेना की तरफ से, और अन्य संगठन भी अपने अपने आज शहीद उधम सिंह जन्म दिवस पर पौधे लगाएंगे। तो मैं सभी से ये प्रार्थना भी करूँगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण को बचाने के लिए। ग्रामीण जिला प्रधान धर्मसेना, आज हम उस महान देशभक्त जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी देते हुए देश की आन बान और शान के लिए उस जलियांवाला बाग जहां अंग्रेजों ने इतना बड़ा अन्याय किया था, उसका बदला इस महान देशभक्त ने लिया। आज हम इनको सच्ची श्रद्धा। एक सामाजिक संगठन है और विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रहित इसके लिए सर्वोपरि है। तो आज इसी कड़ी में शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस था, और उसके ऊपर धर्मसेना द्वारा जो है उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें, जो पदाधिकारी थे वो आए हैं, जिले के कार्यकर्ता इसमें आए हैं, और इसी के साथ उनके बलिदान दिवस के ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम भी धर्मसेना कर रही है। धर्मसेना एक प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है सामाजिक तौर पे, और ये एक अच्छी पहल है। और मैं मानता हूँ कि देश जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो शहीदों की बदौलत है, और शहीदों की वजह से ही आज हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह की पहल होनी चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक। आचार्य विजेंद्र मंदोला, इंटरनेशनल राइटर, धर्मसेना में प्रदेश महासचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बात उस समय की है जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया था। उसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने प्रण किया कि मैं इस जनरल डायर का पूरा नाम माइकल ओ डायर था, इसका बदला लेने के लिए विदेश में जाके इसको गोली से ही शूट करूँगा। भरे हॉल में जाकर उसने पूरे भारत देशवासियों की आन बान शान का बदला लिया। 13 मार्च को 1940 को जनरल डायर को वहीं पे ढेर कर दिया। उसके पश्चात 31 जुलाई को उन्होंने इसे फांसी की सज़ा दी। इस प्रकार उन्होंने उधम सिंह को आज अमर शहीद का दर्जा मिला है। धर्मसेना हर वर्ष सभी शहीदों की, महान पुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों के दिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती है। सोमवार को मिट्टी कला बोर्ड हरियाणा के नवनियुक्त चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल का भिवानी पहुंचने पर भाजपा नेता विनोद चावला इत्यादि के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधानसभा के उप सभापति का मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने पर धन्यवाद किया। हरियाणा माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल सोमवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे। इस दौरान भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, श्री दक्ष प्रजापति महासभा, राष्ट्रीय कुम्हार महासभा सहित विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपए किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों में हरियाणा माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल से गांव बड़ाला में प्रजापति धर्मशाला नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता की मांग भी की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं हरियाणा माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल ने सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का आभार जताया तथा आश्वासन दिलाया कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसका वे बखूबी निर्वहन करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी व शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रजापति समाज की इस पुरानी मांग को लेकर के, इसको देखते हुए मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया है। मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन आपके इस भाई साथी को बनाया है। मैं इशार से बिलोंग करता हूं। जैसे मेरे को मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, सारे पूरे हरियाणा से, जैसे फिरोजपुर झिरका से लेके नूह मेवात तक सभी साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप आओ, चाय पियो, बैठो, हमारी बात सुनो। तो मैंने एक अपना शेड्यूल बना रखा है कि मैं इन सब साथियों को एक मैसेज दे देता हूं कि आज मैं हिसार रेस्ट हाउस में हूँ, आज मैं भिवानी रेस्ट हाउस में हूँ, आज मैं रोहतक रेस्ट हाउस में हूँ।
जैसे कि कल मैं रोहतक गया था तो काफ़ी सारे लोग समाज के व मेरे अन्य दोस्त मित्र, विशेष करके मैं ये कहूँगा कि ओबीसी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे मिलने के लिए, अपना प्यार बरसाने के लिए मेरे बीच आते हैं। मैं उसी सिलसिले में आज भिवानी पहुँचा हूँ। आप देख रहे हो भिवानी के मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बड़े चाचा ताऊ बुजुर्ग मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। बोर्ड की जिम्मेवारी मैं बेखूबी से जानता हूँ कि मिट्टी कला बोर्ड में मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को क्या क्या समस्याएं भविष्य में इनका दूर होंगी या इनके पुराने समय में क्या क्या दिक्कतें इनको आई। जैसे मिट्टी खोदने की बड़ी दिक्कत थी, हमने मुख्यमंत्री जी से अर्ज की कि आप इनका PPID से इनका डाटा मंगाएं और इनकी संख्या जहां पर ये काम करते हैं मिट्टी का, और उस गांव की पंचायत से जमीन का डाटा मंगाएं कि इनको इनके अनुपात से 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ जमीन बोर्ड के नाम से करके इनको वो स्थान निर्धारित किया जाए ताकि मिट्टी खोदने में इनको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, हमने कहा कि इस काम से जुड़े लोगों को, इसमें कुटीर उद्योग में इस बोर्ड को, इससे काम जुड़े लोगों को, इस बिजनेस को ला करके उनको हर संभव सब्सिडी भी दी जाए, इनको लोन भी प्रोवाइड कराया जाए। और आजकल हर चीज को बनाने के लिए मशीनी युग आ चुका है, इन मशीनों को उपलब्ध करवा के सब्सिडी तौर पर इनको प्रोवाइड किया जाए। मेरा ये उद्देश्य रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा में भिवानी के होनहार युवक सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा 18वां रैंक प्राप्त करने के अवसर पर स्थानीय जोड़ीदाम मंदिर प्रांगण में चांदास महाराज के सानिध्य में विश्व प्रकृति संरक्षण अभियान के तहत फलदार पौधे का रोपण किया गया और नवनियुक्त IAS को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के संस्थापक बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा समिति के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, समाज सेवी मटरू पहलवान बापोड़ा, प्रसिद्ध एडवोकेट एवं ब्राह्मण समाज के नेता देव पाराशर, समाज सेवी अमन भारद्वाज, महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी, नवीन कुमार सैनी, सोनू राजस्थानी, समाज सेवी सुशील गुप्ता, बब्बल जांगड़ा, संजीवनी केंद्र संचालक ओमवीर कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाल योगी महाराज ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पिता श्रीकांत शुक्ला के साथ हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में 2 वर्ष पहले आशीर्वाद प्राप्त किया था। IAS बनने के लिए जिनका स्वप्न साकार हुआ है, उन्हें बड़ा गर्व है। उन्हें यही उम्मीद की जाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने पद ग्रहण करने के बाद समाज और राष्ट्रहित की सेवा के लिए आगे आएं। साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला और उसके पिता श्रीकांत शुक्ला ने कहा कि हनुमान जोड़ी मंदिर में 2 वर्ष पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से इस परीक्षा को पास किया है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा जी। 2 साल पहले यहीं से गया था मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेके, तो यही सोचा था कि देश के लिए, समाज के लिए यहाँ से भी मुहिम चलती है नशा मुक्ति की, अच्छी शिक्षा की, पर्यावरण की तरफ जागरूक होने की। तो इन सब चीज़ों को एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुँचा दिया जाए। अपने पद का इस्तेमाल करके जितना अच्छा काम हम समाज के लिए कर सकते हैं, जितना यहाँ से अच्छाई और अच्छी बातों के मैसेज को हम लोगों तक पहुँचा सके उतना पहुँचाएं। तो किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ी जो IAS के इस जो पड़ाव तक पहुँचने के लिए आपने? मेहनत तो बहुत करी सर, 4-5 साल पढ़ा। मेरे को 4 अटेम्प्ट लग गए सर। तो 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में जाते थे और रात के 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहते थे। मेहनत भी जरूरी है लेकिन सर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, तो उन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर हर परिवार की एक बैक होता है तो उसमें किस प्रकार का आपको योगदान मिला है? आपके माता पिता का योगदान किस? मेरे सर IAS बनने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरे परिवार का ही है। मेरे पिताजी ने मतलब ये सपना देखा था जिसको मैंने पूरा करने की चाहा। परिवार ने बचपन से ही ये भरोसा दिखाया मेरे अंदर कि तुम कर सकते हो। मेरे भाई थे, मुझे लेके जाया करते थे मुसीबत के समय में। मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, उन लोगों ने बहुत मदद की आर्थिक रूप से और हर तौर से। तो परिवार ही मेरे लिए एक वो नींव बना जिसके ऊपर बात है कि बाबा का आशीर्वाद मिला, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं भगवान से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। इनकी आस्था है, परिवार की आस्था है। पिताजी भी बहुत बढ़िया अच्छे नेक इंसान हैं जिन्होंने
क्योंकि अच्छे लोग अच्छा सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, क्योंकि बड़ा कुछ उन्होंने करना होता है। यदि हम अपने जीवन में नहीं कर पाते तो कोशिश करते हैं कि हमारे शिष्य, हमारे चेले, हमारे बच्चे, हमारे जो उस काम को अच्छे तरह से कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। तो इन्होंने जो संकल्प जो लिया था, एक सपन देखा था, उसको पूरा करने के लिए हमारे सिद्धार्थ जी ने वो कामयाबी हासिल की है। और उस कामयाबी के लिए भिवानी वासियों ने जब ये आयुष बन करके इन्होंने आए हैं, आज इनका सम्मान समारोह था, तो भिवानी के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इनको आशीर्वाद, मंदिर में पौधारोपण किया है। बिल्कुल आज यहाँ, क्योंकि 2 साल पहले जब आए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो हमने भी इनको कहा था कि आपको रैंक मिले और आप बहुत अच्छी तरह से आपको काम की कामयाबी के पल में जो स्वाभाविक खुशी होती है वह है हमारे अंदर, और उसको फील महसूस कर पा रहा हूँ। और उसमें ये भी देख पा रहा हूँ कि एक वृक्ष लगाया हूँ जो शायद फले फूले और बहुत सारे लोगों को अपने पीछे ले जाए। इसी तरह का उनको देशना दे, इसी तरह की शिक्षा दे। बेटे को आईएएस के इस पड़ाव तक, इस कदम तक ले जाने का एक सपन आपने समझा था, और वो बेटे ने जो सपन है साकार करके दिखाया है। जी जी। क्या उम्मीद रखते हैं अब आगे? आगे यही उम्मीद रखता हूँ कि जो समाज को जरूरतें हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो गरीबों को और मुफलिसों को एजुकेशन देने की जरूरत है और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की जरूरत है, मेरा बेटा उस काम में दक्ष साबित होगा। तो किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ी इस मार्ग पर बच्चे को ले जाने के लिए? एक 100% डेडिकेशन, 100% मोटिवेशन और पारिवारिक सहयोग, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस बेटे के सपने को पूरा किया है। शायद ये इसकी तपस्या का परिणाम है कि आज आईएएस है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान और अध्यात्म की दुनिया में जानते हैं, भारत के लोग जाने जाते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि परमपिता परमात्मा की अनुकंपा और चरणदास जी जैसे महागुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ तक सफल हो सके। तो कौन सा रैंक है जो बेटे ने प्राप्त किया? 18th रैंक। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के तत्वावधान में चल रहे एनसीसी कैडेट्स के वार्षिक प्रशिक्षण के समापन अवसर पर बीआरसीएम कॉलेज प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह और बीआरसीएम के निदेशक डॉक्टर एसके सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में कैडेट्स के द्वारा अनेक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के तत्वाधान में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह, डिप्टी कमांडेंट कर्नल बीआईएस के नेतृत्व में समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एसके सिन्हा, निर्देशक बीआरसीएम इंजीनियरिंग सोसाइटी और विशिष्ट अतिथि विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल जगदीप को, प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर मनीष कुमार खत्री, प्रिंसिपल राजेश झांझरिया, प्रिंसिपल संदीप टंडन ने शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात कैडेट्स द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कैंप में आए सभी कॉलेज व स्कूलों के कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी गणमान्य अतिथियों का मन मोह लिया। मंच का संचालन लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुति देने वाले सभी कैडेट्स को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आगे चलने की लाइनें कहूँगा या कुछ एक चलने के शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, वो हमारे इस कैंप को जिन्होंने संभव बनाया है, उनका मेरी तरफ से, मेरे एएनओ की तरफ से, मेरे पीआई साहब की तरफ से, मेरे कैडेट्स की तरफ से, सिविल स्टाफ की तरफ से कहने का मकसद डबल वन क्या है?
वन क्या है पता नहीं आप लोगों को। 11 हरियाणा बना गया। 100 गिनती हमसे शुरू होती है और हम पे ही ख़त्म हो जाएगी। तो 11 परिवार की तरफ से मैं BRCM के डायरेक्टर साहब कर्नल सिन्हा साहब, BRCM के इंस्टीट्यूट्स के जो प्रिंसिपल्स आए हुए उनका, जो BRCM का स्टाफ है उन सभी का, जो हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए हैं उनका, और जो अन्य टीचर आए हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और NCC के कैडेट्स अपनी तालियों के माध्यम से इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार प्रकट करें। कहना चाहता हूँ कि जो मैं उद्देश्य लेके चल रहा था, मेरे ख्याल में हम उनको प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कैडेट्स ने बहुत मेहनत की है, ये एग्जाम में मेहनत की है, ये लोग मेहनत की है। आप अभी जो आपके सामने में प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। देखो के लिए जैसा इस दुनिया में भगवान ने कोई नहीं बनाया है, और ना हमें इस विश्वास को आज बिल्कुल जो है सही करके दिखाया है। तो मैं इसके लिए सभी कैडेट्स को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा ANO स्टाफ जो है खड़े हो जाए। पूरे ANO स्टाफ जिन्होंने इस कैंप को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, प्लीज खड़े हो जाइए। नहीं, तालियों में मजा नहीं आया, ये आपके गुरु हैं। भारत में हजारों वर्षों से सनातनी मंदिरों पर दमनकारी नीतियों को खत्म करने के उपरांत भारी संख्या में भोले बाबा के भक्त सोमवार को भिवानी से ब्रिज मंडल मेवात में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। वहीं भक्तों का कहना है कि इस अवसर पर लाखों की संख्या में सनातनी पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता चौधरी बंसीलाल पार्क के निकट स्थित नव निर्माणाधीन मंदिर के सामने एकत्रित हुए तथा जय जयकारा लगाते हुए मेवात के लिए रवाना हुए। वहीं इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों व पदाधिकारियों ने बताया कि हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को जो दबाया गया है, उनके पुनर्निर्माण व उत्थान के लिए सैकड़ों की संख्या में सनातनी वहां पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह तीसरी मेवात की ब्रिज मंडल की यात्रा है तथा मेवात के हिंदू जनमानस को अपनी एकता दिखाने के लिए हरियाणा से सभी सनातनी मेवात के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये तीसरी मेवात की ब्रज मंडल की धार्मिक यात्रा है। बजरंग दल हरियाणा के नेतृत्व में मेवात के हिंदू जनमानस को अपनी एकता दिखाने के लिए कि भी पूरे हरियाणा का हिंदू समाज आपके साथ है। बजरंग दल 3 साल से लगातार ये यात्रा का आयोजन कर रहा है। इसमें सभी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से मेवात नू पूछेंगे। वहाँ पर जो हमारे पांडवकालीन मंदिर है, नलड़ महादेव का मंदिर है, फिरोजपुर जिरका का मंदिर है, वहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है। वो सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, सभी कार्यकर्ता अपने आराध्य को वहाँ जल चढ़ाएंगे और वहाँ के जो हिंदू जनमानस जो एक काफिलों के बीच में डरा हुआ है, उसको संबल देने के लिए सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं। हर हर महादेव। पूरे हरियाणा से नूह ब्रिज मंडल में सभी भोले के भगत पहुंचेंगे। वहां पे नल्लड़ महादेव में जलाभिषेक करेंगे। जो हजारों सालों से हमारे जो मंदिर थे, जिनको दबा दिया गया मेवात के अंदर, उनको पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए सभी सनातनी वहां पे पहुंच रहे हैं और वहां पर पूरे हरियाणा में एक मैसेज दे रहे हैं कि सनातनी जल अभिषेक करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। अगर किसी ने किंतु परंतु की तो उसका भी जवाब वहां पे सनातनी देने के लिए सक्षम है। बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ब्रज मंडल की जो यात्रा वहाँ जा रही है, उसके लिए वरुण जी ने मेरे को बोला कि आपको वहाँ पहुँचना है, तो मैं यहाँ आया हूँ। और वहाँ पे जो भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे सभी हरियाणा से आके जल चढ़ाएंगे और वहाँ पे हमारी संस्कृति है उसको पुनः उजागर करेंगे। जय श्री राम। हम सभी इस धार्मिक मेवात यात्रा के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अब सनातन हिंदू जाग चुका है और वो भारत को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएगा
मेवात तो एक केवल झांकी है, देश में कई मेवात बने हुए हैं, उन सबको रोका जाएगा बजरंग दल के द्वारा। सरकार द्वारा नो वर्क नो सैलरी का फरमान जारी करने के बावजूद भी 35,400 रुपए ग्रेड पे की मांग को लेकर सोमवार को भी भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का धरना जारी रहा। 27वें दिन में प्रवेश कर चुके धरने पर आज भी भारी संख्या में विभिन्न विभाग कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय दिया। गौरतलब है कि नो वर्क नो पेंशन के बाद भी लिपिक कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके ऊपर जो भी अत्याचार करेगी वे सब सहने के लिए तैयार है, लेकिन कर्मचारी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही तहसीलदारों द्वारा रजिस्ट्री का काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तहसीलदार मना कर चुके हैं, तहसीलदार लिपिकों का कार्य नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के जो हथकंडे अपनाने हैं अपना ले, कर्मचारी पीछे नहीं हटने वाले। और आज हमारी जो धरना स्थल पे हम बैठे हुए हैं, निश्चित काल हड़ताल पे बैठे, उसका 27वां दिन है और भूख हड़ताल का 10वां दिन है। तो सरकार अभी तक हमारे बारे में कुछ सकारात्मक संज्ञान नहीं ले रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सरकार को हमारे बारे में संज्ञान लेना चाहिए। हमारी जो मांग है, हमारा जो हक है वो जायज़ है, तो उसके बारे में सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, जिसके कारण सरकार जनता को और हमें परेशान कर रही है। हम भी एक सरकार की जनता ही हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जनता जिसके पिछले 27 दिनों से काम रुके हुए हैं, वो भी हमारी जनता ही है। तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो हमारे बीच आके जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करे। सरकार की तरफ से ये गलत है, तहसीलदारों ने पहले ही मना कर दिया है। सर, मेरा नाम पूजा है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ और आज हमारी हड़ताल का 27वां दिन है। हमारी हड़ताल बहुत जोर शोर से चल रही है। सरकार चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, सरकार ने जब से नो वर्क नो पे लागू किया है तब से हमारे धरने की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी है। अब हमारे हक की लड़ाई नहीं रही, अब हमारे सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई होगी। ये सरकार हमारी बेसिक पे 21,700 की करने की बात कर रही है। मैं आपको बता देना चाहूँगी 2020 की लास्ट भर्ती थी, उनकी बेसिक पे ऑलरेडी 21,700 हो चुकी है और सरकार को किसी हिमाचल को, पंजाब के समान वेतनमान कोई चीज़ डिस्क्राइब या कंसिडर नहीं करनी चाहिए। सरकार को हमारा हक, हमारे कार्य की समीक्षा करके देना चाहिए। आज जो हमारा ये आंदोलन का 27वां दिन है और सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सरकार ये नहीं देख रही कि यहाँ कितनी बेटियां बैठी हैं, और दूसरी तरफ सरकार के सामने हमारे जो स्टेट के नुमाइंदे अपनी बात रखते हैं तो उनका कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं देती। ये कहती कि बजट नहीं है। बजट हमारा जो आसपास के स्टेट हैं इनसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को जाता है। बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। तो हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो खोट आपकी नीयत में है इसको या तो अपना दुरुस्त कर लो, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो हम वर्ग है ये मान सकते हैं कि इसका ये पहला आंदोलन है, और ये भी मान सकते थे कि अगर 2-3 दिन के बाद ये कोई कठोर निर्णय ले लेती तो शायद पीछे हट जाते, घबरा देते। लेकिन आज की स्थिति में हमारा लिपिक वर्ग इतना मजबूत बन चुका है, अगर इनके ऊपर बुलडोजर भी फेरने की तैयारी करेंगे तो अभी ये खुशी खुशी से उसके नीचे आने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।